नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। राजनगर राज्य के एक छोटे से गांव में श्याम और मनसुख नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। श्याम दयालु और परोपकारी स्वभाव का था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और दूसरों की भलाई में विश्वास रखता था। इसके विपरीत उसका मित्र मनसुख स्वार्थी और व्यावहारिक सोच वाला था। एक दिन मनसुख ने श्याम से कहा, मित्र, तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में खर्च करते हो, उससे तुम्हें एक दिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मनसुख, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला। मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। याद रखना, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। ये सुनकर मनसुख हंसते हुए बोला, ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। देखो, तुम्हारी फसल गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसकी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा यूं ही बर्बाद कर देते हो। श्याम उसकी बात सुनकर केवल मुस्कुराया और अपने घर चला गया। उसे यह नहीं पता था कि मनसुख भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। श्याम के जाने के बाद मनसुख क्रोधित होकर बड़बड़ाने लगा, इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का दिखावा करता फिरता है। लोग इसे इतना सम्मान देते हैं जबकि मुझे कोई पूछता भी नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा, इसे समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। गुस्से से भरा हुआ मनसुख घर पहुंचा। उसका चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है। मनसुख ने कहा, अरे सब इस श्याम की वजह से है। तुम्हें पता है, उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है और वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भलाई के कामों में खर्च कर देता है। गांव वाले उसे सम्मान देते हैं और मुझे कोई नहीं पूछता। मैं जल भुन कर रह गया हूं। काश उसकी उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती तो उसकी अक्ल ठिकाने लग जाती। पत्नी ने आंखें मटकाते हुए कहा, तो इस बात के लिए आपको कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। मनसुख ने हैरानी से पूछा, कैसी तरकीब। पत्नी ने समझाते हुए कहा, देखिए जी, आपका मित्र जमींदार है। अगर आप उसे किसी तरह जमींदार से कर्ज लेने के लिए राजी कर लें तो सब कुछ बदल सकता है। मनसुख ने संदेह से कहा, अरे श्याम के पास इतनी उपजाऊ जमीन और धन है, आखिर वह मेरे कहने पर कर्ज क्यों लेगा। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, बस सही तरह से बात करो, कोई ना कोई तरकीब लग ही जाएगी। पत्नी ने कहा, अजी, आपकी अक्ल तो बिल्कुल बैल जैसी है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर पत्नी मनसुख के कानों में धीरे धीरे कुछ बताने लगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मनसुख के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वह पत्नी की ओर देखते हुए बोला, सच में तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वाह, क्या तरकीब बताई है, पत्नी हो तो तेरे जैसी। अगले दिन मनसुख जमींदार के पास गया। उसने कहा, जमींदार साहब, इस गांव की लगभग हर जमीन पर आपका कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों की जमीन के, जैसे कि मेरे दोस्त श्याम की। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है, आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर जमींदार दांत पीसते हुए बोला, अरे भाई, कब्जा ऐसे थोड़े ही हो जाता है, उसके लिए कोई षड्यंत्र करना पड़ता है। लेकिन श्याम तो तुम्हारा दोस्त है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेतों पर कब्जा कर लूं। मनसुख ने मुंह बनाते हुए कहा, जमींदार जी, मुझे श्याम का भलाई का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे आप श्याम की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। जमींदार की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तो श्याम की जमीन पर कब्जा करने का सपना देखता हूं। लगता है अब मेरा सपना सच होने वाला है। चलो जल्दी से बताओ, तुम्हारी योजना क्या है। मनसुख ने समझाना शुरू किया, सुनिए जमींदार जी, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को श्याम के पास भेजिए, जिसे वह बिल्कुल न जानता हो। वह बूढ़ा श्याम के पास जाएगा और अपनी बेटी की शादी न होने का दुखड़ा सुनाएगा। फिर वह उससे इतनी बड़ी रकम मांगेगा जो श्याम के लिए देना संभव न हो। लेकिन जैसा कि मैं श्याम के स्वभाव को जानता हूं, वह उस बूढ़े को मना नहीं कर पाएगा। मैं वहां पर मौजूद रहूंगा और उसे सुझाव दूंगा कि वह आपसे कर्ज ले। बस एक बार उसने कर्ज ले लिया तो उसके बाद आप उस पर ब्याज लगाते रहना।
इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना मैंने? यह योजना सुनकर जमींदार बेहद खुश हुआ। उसने कुटिल हंसी के साथ कहा, मनसुख, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं जल्दी से इस योजना को अंजाम दूंगा। जमींदार मनसुख की बात सुनकर खुश होकर बोला, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, मान गए मनसुख, तुम्हारी खोपड़ी का तो जवाब नहीं भाई। अपनी तारीफ सुनकर मनसुख के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। वह गर्व से बोला, जमींदार जी, मैं अब श्याम के घर जा रहा हूं। आप अपने किसी बूढ़े नौकर को वहां भेज दीजिए। योजना बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। इसके बाद मनसुख श्याम के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने श्याम से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में योजना के अनुसार एक बूढ़ा आदमी श्याम के घर पहुंचा। वह रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूं। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम दूसरों की भलाई के काम करते हो। जो भी मदद मांगने तुम्हारे पास आता है तुम उसे निराश नहीं करते। बेटा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मैं बहुत परेशानी में हूं। श्याम ने दयालुता से कहा। हां बाबा, बताइए, आपको क्या परेशानी है? बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला, बेटा, कल मेरी बिटिया की शादी है, लेकिन आज मेरे घर चोरी हो गई। मैंने बिटिया की शादी के लिए जो भी गहने बनवाए थे सब चोरी हो गए। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया था, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो तुम मेरी मदद कर दो या फिर मैं आत्महत्या कर लूं। यह सुनकर श्याम गंभीर हो गया। उसने कहा, बाबा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन बेटी की शादी के लिए आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतने धन की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा? यही वह मौका था जिसका इंतजार मनसुख कर रहा था। अपनी योजना के अनुसार वह तुरंत बोल पड़ा, अरे श्याम, तुम चिंता क्यों करते हो? गांव के जमींदार जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम एक काम करो, उनसे कर्ज ले लो। जब तुम्हारी फसल कटेगी तो उनका कर्ज चुका देना। यह सबसे सही उपाय है। श्याम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर यह मेरी बेटी की शादी की मदद करने जैसा है तो मैं यह कर्ज लेने के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन मैं यह कदम मजबूरी में ही उठाऊंगा। मनसुख ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, बिल्कुल सही फैसला लिया दोस्त। मैं तुम्हारे साथ जमींदार जी के पास चलूंगा। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। श्याम को अपने दोस्त मनसुख की बात बिल्कुल सही लगी। उसने कहा, हां मनसुख, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर श्याम उस बूढ़े आदमी से बोला, बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। यह कहकर वह मनसुख के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। श्याम को मनसुख के साथ अपनी हवेली पर आया देखकर जमींदार मन ही मन खुश हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, आओ श्याम, आज मेरे यहां कैसे आना हुआ? श्याम ने सारा किस्सा जमींदार को बता दिया और कहा, जमींदार जी, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। जमींदार ने कहा, श्याम, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतना धन दे तो सकता हूं, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। श्याम बोला, हां जमींदार जी, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। थोड़े ही दिनों में मेरी फसल काटने वाली है, उसके बाद मैं आसानी से आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। श्याम की बात सुनकर जमींदार ने रुपयों की थैली श्याम को पकड़ा दी। श्याम खुशी खुशी अपने घर लौटा और उस बूढ़े आदमी को वह थैली दे दी। बूढ़े आदमी ने श्याम का धन्यवाद किया और वहां से सीधा जमींदार की हवेली में पहुंचा। वह बूढ़ा आदमी जमींदार को रुपयों की थैली वापस देते हुए बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, आपकी रकम घूम फिरकर आपके पास ही वापस आ गई। जमींदार मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, अरे मनसुख ने तो बहुत ही मनसुखी योजना बनाई है। मेरा तो दिल खुश हो गया। मेरी रकम भी वापस आ गई और श्याम मेरा कर्जदार भी बन गया। कुछ दिनों बाद श्याम ने अपनी फसल काटी और उसे बेचकर जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए सीधा उसकी हवेली पहुंच गया। उसने जमींदार को रुपयों की थैली देते हुए कहा, यह लीजिए जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतनी रकम मैं आपको वापस कर रहा हूं। जमींदार ने गुस्से में कहा, अरे भाई,
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जो रकम मुझे वापस कर रहे हो वो तो सिर्फ असल रकम है, मुझे तो ब्याज भी चाहिए। यह सुनकर श्याम हैरान रह गया। उसने कहा, क्या? लेकिन जमींदार साहब, मेरे और आपके बीच तो ब्याज की कोई बात ही नहीं हुई थी। बस यही तय हुआ था कि आप मुझे पैसे देंगे और मैं 1 महीने बाद आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। इसमें ब्याज की बात कहां से आ गई? जमींदार चिढ़ते हुए बोला, अरे तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा है? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं बिना ब्याज के तुम्हें रकम दूंगा? ए भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो मेरी रकम ब्याज समेत वापस चाहिए। श्याम ने जमींदार की बात सुनकर कहा, ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज बना, मैं उसे भी लौटा दूंगा। जमींदार ने श्याम को ब्याज की इतनी बड़ी रकम बताई कि सुनकर श्याम के होश उड़ गए। वह परेशान होकर बोला, इतना भारी ब्याज, यह तो सरासर अन्याय है। जमींदार साहब, इतना भारी ब्याज तो मैं अपने खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, श्याम, कान खोलकर सुन ले, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हो चुका है। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेतों पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, अब यहां से निकल जाओ। यह सुनकर श्याम गुस्से में आकर बोला, यह तो मेरे साथ सरासर धोखा है। तुम देख लेना जमींदार, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। अगले दिन श्याम राजनगर के राजा वीरभद्र के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा वीरभद्र को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, मेरी सहायता कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने श्याम की बात सुनकर कहा, श्याम, तुमने जो कुछ भी बताया है उसे सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे दोस्त मनसुख को भी महल में बुलवाऊंगा, उनसे भी पूरी बात समझूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला दूंगा। कुछ देर बाद मनसुख और जमींदार दोनों राजा के सामने खड़े थे। राजा ने जमींदार से पूछा, श्याम ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर उसका खेत हड़प लिया है, यह सच है? यह सुनकर जमींदार कहने लगा, हड़प लिया? अरे यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज, यह श्याम झूठ बोल रहा है। असल में ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मनसुख से पूछ लीजिए, यह भी वहीं मौजूद था। मनसुख तो श्याम का दोस्त है, वह तो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों भैया मनसुख, तुम ही बताओ ना। तब राजा ने मनसुख से पूछा, मनसुख, क्या यह सच है? मनसुख हाथ जोड़कर कहने लगा, जी महाराज, जमींदार बिल्कुल सच बोल रहा है। यह सुनकर श्याम बुरी तरह से चौंक गया और मनसुख से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? मनसुख बोला, हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं श्याम, भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं गांव में तुम्हारी झूठी तारीफ सुनकर तंग आ चुका हूं। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो मनसुख? मनसुख बोला, महाराज, सीधी बात यह है कि श्याम एक झूठा आदमी है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव वाले समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझें। यह बहुत चालाक आदमी है महाराज। इतना सुनते ही श्याम चिल्लाकर बोला, यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा ने गुस्से में श्याम से पूछा, अच्छा, तो तुम यह बताओ कि क्या यह बात सच नहीं है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? श्याम बोला, जी महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। तब राजा ने नाराज होते हुए कहा, तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? इस राज्य के राजा हम हैं, लोगों की मदद करना हमारा काम है। मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम इस तरह लुटाने की बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे सूद समेत वापस लौटा देते। इतने में जमींदार भी बीच में बोल पड़ा, महाराज, मैं जानता हूं कि श्याम के पास अब कुछ नहीं है, परंतु श्याम मेरे गांव का है, इसलिए इसका बुरा काम देखते हुए भी मुझे इस पर तरस आ रहा है। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, श्याम, आखिर तुम मेरे गांव के हो तो एक काम हो सकता है। महाराज,
मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप चाहें तो। राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? जमींदार बोला, महाराज, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि श्याम अब कभी भी मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं लौटा सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से श्याम का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो बंजर है, मैं श्याम को देने के लिए तैयार हूं, जिस पर खेती करके वह बेचारा अपना जीवन चला सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज। यह सुनकर श्याम चौंक कर बोला, क्या? अरे जमींदार, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे जो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है? जमींदार बोला, हां, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता हूं भैया? खेत तो खेत ही होता है। राजा ने कहा, आज से श्याम का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार का जो बंजर खेत का टुकड़ा है वह श्याम का हुआ। अब तुम सब यहां से जा सकते हो। श्याम बेचारा मुंह लटकाए अपने घर वापस आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि जमींदार और मनसुख अपनी योजना पूरी हो जाने पर बहुत खुश थे। श्याम जब अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? अब तो हम सड़क पर आ गए। श्याम बोला, नहीं बिंदिया, नहीं, मुझे अभी भी विश्वास है कि भलाई करने वाले का भला ही होता है। पत्नी बोली, वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस जमींदार ने हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली और अपनी बंजर जमीन हमें थमा दी। अब हम क्या करेंगे? क्या हम उस पर खेती कर पाएंगे? श्याम बोला, मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं। उसने जो किया उसकी नियति खराब थी, पर मुझे शिकायत है तो अपने दोस्त मनसुख से। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन श्याम जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंचा। वह अपना काम शुरू करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो सैनिक छुपे हुए बैठे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। श्याम दबे पांव उनके पास पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों सैनिक आपस में कह रहे थे, क्या तुमने योजना ठीक से बना ली है? कहीं ऐसा ना हो कि राजा के महल में हम पकड़े जाएं? दूसरा सैनिक बोला, अरे भाई, चिंता मत करो, राजा वीरभद्र का मंत्री हमारे साथ मिला हुआ है। रात के समय महल का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा वीरभद्र की हत्या करके वापस चले जाएंगे। इतनी बातें करके वे दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही श्याम अपने आप से कहने लगा, अच्छा, तो महाराज की जान खतरे में है। फिर श्याम दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा वीरभद्र के पुत्र राजकुमार माधवराज पर पड़ी। श्याम दौड़ता हुआ राजकुमार माधवराज के पास पहुंचा और सारी घटना उन्हें बता दी। सारी बात सुनकर राजकुमार माधवराज ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? श्याम ने कहा, हां राजकुमार, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी हैं। राजकुमार बोला, ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ राजमहल में चलो। यह खबर तुम खुद महाराज को सुनाना। श्याम बोला, नहीं राजकुमार, आप ही इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। राजकुमार ने कहा, अरे तुम कैसे इंसान हो? क्या तुम इनाम नहीं पाना चाहते? श्याम ने राजकुमार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। फिर अपने बंजर खेत पर जाकर मेहनत करने लगा। वह कड़ी धूप में हल चलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे धरती के अंदर कोई चीज घड़ी हुई है। श्याम जल्दी जल्दी धरती खोदने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि जमीन के अंदर एक बड़ा पुराना संदूक था। जैसे ही श्याम ने संदूक को खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। संदूक के अंदर सोना, चांदी, हीरे और मोती थे। श्याम उस संदूक को उठाकर अपने घर ले आया और उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी इतना सारा धन देखकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आप तो बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जमीन तो जमींदार ने हड़प ली, परंतु अब तो हम उससे कई गुना जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन श्याम यह नहीं जानता था कि उनकी यह बातें बाहर खड़ा हुआ मनसुख सुन रहा था, क्योंकि मनसुख
कई दिनों से श्याम पर नजरें गड़ाए हुए था। मनसुख हमेशा श्याम के घर की निगरानी करता रहता था ताकि वह श्याम की हर गतिविधि पर नजर रख सके। एक दिन जब उसने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा, अरे ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया, मुझे यह बात जल्दी से जल्दी जमींदार को बतानी पड़ेगी। मनसुख उसी वक्त भागता भागता जमींदार के पास पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने जो बंजर जमीन श्याम को राजा के सामने दी थी ना, उस जमीन से एक बहुत बड़ा और पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना और चांदी भरे हुए हैं। उस सारे सोने चांदी पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। यह सुनकर जमींदार बोला, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं उस संदूक को श्याम से वापस ले लूंगा। इसके बाद जमींदार और मनसुख दोनों श्याम के घर चले गए। वहां पहुंचकर जमींदार गुस्से में श्याम से कहने लगा, श्याम, मेरा संदूक मुझे वापस दे दो। वह सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक मेरी बंजर जमीन से निकला है। लाओ, वह संदूक मुझे दे दो। परंतु श्याम ने कड़क कर जवाब दिया, बकवास बंद करो जमींदार, तुमने वह जमीन महाराज के सामने खुद ही मेरे नाम करवा दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। जब जमींदार और मनसुख को कोई दूसरा रास्ता न दिखा तो वे दोनों दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा वीरभद्र से कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आपने जो श्याम की उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उसमें से एक बहुत पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना और चांदी भरे हुए हैं, लेकिन श्याम ने उस संदूक को अपने कब्जे में ले लिया है। कृपया करके महाराज मुझे मेरी संपत्ति वापस दिलवा दीजिए। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, श्याम को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में श्याम राजा के सामने खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, श्याम, जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन में से सोने और चांदी से भरा हुआ एक संदूक निकला है, जबकि वह जमीन अब जमींदार की है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? श्याम ने राजा से कहा, महाराज, जमींदार झूठ बोल रहा है। संदूक जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और वह जमीन खुद आपने मेरे नाम की थी। तभी मनसुख बोला, महाराज, यह श्याम झूठ बोल रहा है। यह मेरा बचपन का दोस्त है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। यह बहुत ही लालची है और अब जाकर मेरी समझ में आया कि यह लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि यह एक चोर भी है। उसी वक्त वहां पर राजकुमार माधवराज आ पहुंचे, जो श्याम को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े और श्याम की तरफ इशारा करते हुए अपने पिता से कहने लगे, पिताजी महाराज, यह तो वही आदमी है जिसने आपकी जान बचाई है। राजा ने कहा, बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा स्पष्ट रूप से कहो। राजकुमार ने कहा, पिताजी, कल दूसरे राज्य के गुप्तचर पकड़े गए हैं जो आपका वध करने वाले थे। इसकी सूचना हमें इसी आदमी ने दी थी और यह भी बताया था कि वह आस्तीन का सांप, हमारा मंत्री, आपको मारना चाहता था। इस सारी घटना के बारे में मुझे इसी आदमी ने बताया था। मैंने जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इसे कहा भी था कि यह सूचना तुम खुद महाराज को दे दो, वे तुम्हें इनाम भी देंगे, परंतु इसने मना कर दिया था। यह सुनकर राजा आश्चर्य से श्याम की तरफ देखते हुए बोले, श्याम, जब तुम्हें इतनी जरूरी सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा इनाम भी मिलता। यह सुनकर श्याम ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता। यह सुनकर राजा ने कहा, इस इंसान की सच्चाई अब मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। राजा क्रोधित स्वर में मनसुख और जमींदार से बोले, तुम दोनों सीधी तरह से सच उगल दो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दनें धड़ से अलग करवा दी जाएंगी। जमींदार और मनसुख बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने सारी सच्चाई महाराज को बता दी। राजा वीरभद्र गुस्से में उनकी गर्दनें धड़ से अलग करने ही वाले थे कि तभी श्याम ने राजा से कहा,
महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। श्याम बोला, मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूं। महाराज, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा करना चाहा, मगर देखिए ना, भगवान ने मुझे क्या दे दिया। जमींदार के खेत में से मुझे गड़ा हुआ धन मिला और अब मैं उसके जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूं। महाराज, और तो और, जमींदार के खेत की वजह से ही मुझे आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में भी पता चला। यह सुनकर राजा वीरभद्र मुस्कुराने लगे और बोले, हां श्याम, तुमने बिल्कुल सही कहा। कर भला तो हो भला, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें आजाद रखना ठीक नहीं होगा। आगे जाकर ये तुम्हारे जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़प लिया था, वह खेत अब फिर से तुम्हारा हुआ। इतना बोलकर राजा वीरभद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों मक्कारों को कारागार में डाल दो। महाराज का धन्यवाद करते हुए श्याम अपने घर वापस आ गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। सच ही कहा गया है दोस्तों, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।